औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम ने जब साहू को रिहा किया, साहू अपने राज्य में आए और उनकी चाची ताराबाई के साथ इनका जिस तरह से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के पश्चात अंततः शाहू को राजगद्दी प्राप्त तो हो गई, लेकिन मराठा सरदारों के बीच वे अब भी सर्वमान्य नहीं थे। ताराबाई ने उनका कोल्हापुर से जाकर पारस्परिक विरोध किया और इस संघर्ष से जो मराठा शक्ति थी वह निश्चय ही दुर्बल हुई। राज्य के आर्थिक हालात भी इस समय अच्छे नहीं थे, उनका खजाना खाली था, मराठा सरदार व्यक्तिगत हित में संलग्न थे। ऐसे में साहू को कुछ पेशवाओं का साथ मिला जिनके मार्फत उन्होंने मराठा शक्ति को तत्कालीन समय की एक प्रमुख शक्ति बनाने का कार्य किया। पेशवाओं में प्रमुख रूप से बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए हम लोग बात करें कि पेशवाओं के अधीन मराठों का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ और भारतीय राजनीति में उनका प्रभाव किस तरीके से बढ़ा। पहले पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ का नाम आता है, जिनका समयकाल 1713 से 1720 तक था। बहुत ही एक साधारण परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और मराठों के अधीन इनकी आरंभिक नियुक्ति कारकुन के पद पर हुई थी। लेकिन अपने प्रतिभा, अपनी लगन, अपनी कर्मठता से पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने निरंतर प्रगति की और साहू जब छत्रपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए तो शीघ्र ही अपनी योग्यता से वे इनके विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने ताराबाई के समर्थक मराठा सरदारों को साहू के पक्ष में करके साहू का विश्वास जीता। साहू ने उनको पहले सेनापति बनाया और 1713 में उन्हें पेशवा के पद पर बैठाने का उन्होंने कार्य किया। पेशवा रहते हुए बालाजी विश्वनाथ ने जहां साहू के हितों की सुरक्षा की, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया। अनेक प्रभावशाली सरदारों को उन्होंने साहू के पक्ष में किया। राजपूत राजाओं के साथ मराठों के संबंध को उन्होंने मजबूत किया और नॉर्थ इंडिया की राजनीति में भी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। मराठों की स्थिति को उन्होंने सुदृढ़ किया। पूना और कोल्हापुर पर भी उन्होंने अधिकार किया और मराठों के संपूर्ण क्षेत्र में उन्होंने शांति और सुव्यवस्था को स्थापित करने का कार्य किया। इसके पश्चात राज्य के आर्थिक हालात को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने कृषि और लगान व्यवस्था में भी सुधार किया ताकि आय के सोर्स नियमित हो सकें, सुदृढ़ हो सकें। जहां तक मुगल मराठा संबंध की बात है, अभी तक शाहू को छत्रपति के रूप में वैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह उर्फ मुअज्जम और जहांदार शाह ने साहू को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन कालांतर में हम ऐसा देखते हैं कि मुगलों में फर्रुखसियर का शासन आया और फर्रुखसियर को गद्दी दिलाने में सैयद बंधुओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। इनमें एक भाई हुसैन अली दक्कन के सूबेदार के पद पर कार्य कर रहे थे और उन्हें ऐसा लगा कि फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता है। ऐसे में उन्होंने पेशवा के साथ हाथ मिलाना उचित समझा और शाहू के साथ उनकी एक संधि हो गई।
इस संधि में दक्षिण के 6 सूबों में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार शाहू को दिया गया तथा इसके एवज में यह कहा गया कि 15,000 मराठा सैनिक मुगलों को दिए जाएंगे, लगभग 10 लाख एनुअल टैक्स भी देने की बात कही गई और यह कहा गया कि वे आसपास के क्षेत्र में लूटपाट नहीं करेंगे। इसके एवज में शाहू की मां, पत्नी और अन्य संबंधियों को रिहा करने का भी आश्वासन हुसैन अली खां के द्वारा दिया गया। ऐसे में मराठों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पेशवा बालाजी विश्वनाथ हुसैन अली के साथ दिल्ली गए और दिल्ली की घटना इस समय जो घटित हुई उसमें फर्रुख सियर को गद्दी से उतारकर उसी के दरबार में उसका गला घोंट दिया गया। इसमें सैयद बंधुओं के साथ पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी थे और जब अगले मुगल बादशाह रफी उद रजात को बनाया गया उसने इस संधि को, जो संधि शाहू के साथ हुसैन अली ने की थी, उसको मान्यता दे दी गई। पहले मान्यता नहीं दी गई थी, केवल आश्वासन दिया गया था। तो इस तरह दिल्ली की राजनीति में भी अब मराठों की दखल होने लगी। पेशवा भी वहां पर पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से अप्रैल 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का देहांत हो गया। उनके पश्चात अगले पेशवा के रूप में शाहू ने उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव प्रथम को नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का शासनकाल पेशवा के रूप में 1720 से 1740 तक रहा, लेकिन जो अन्य मराठा सरदार थे वे बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किए जाने के विरुद्ध थे, वे उससे अप्रसन्न हुए। दूसरी ओर दक्षिण का सूबेदार निजामुल मुल्क यह चाहता था कि वह मराठा शक्ति को कुचल दे और दक्कन में वह अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करे। दक्षिण में यूरोपियंस भी आ चुके थे, पुर्तगाली भी इसके विरोधी थे, जंजीरा के सीधी भी इसके विरोधी थे और कोल्हापुर के शिवाजी द्वितीय भी इसके विरोधी थे। यानी चहुं ओर विरोध के स्वर थे। ऐसे में एक मजबूत इरादे वाले पेशवा की जरूरत थी और उसी के अनुरूप पेशवा बाजीराव प्रथम ने पहले अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया और इसके बाद उसने सीधे दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। छत्रपति शाहू ने पेशवा बाजीराव प्रथम को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और इस समय निजामुल मुल्क जो वजीर के पद पर दिल्ली पहुंच चुका था, 2 वर्ष तक वह वजीर भी रहा। ऐसे समय में मुबारिज खां उसके स्थान पर दक्कन के सूबेदार थे और पेशवा इस समय तटस्थता की स्थिति का पालन कर रहा था। बाद में निजामुल मुल्क जब दक्कन में लौट कर आए तो उनका मुबारिज खान के साथ संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी ओर मुगल शासक ने भी इस पर एक्शन लिया और उसने निजामुल मुल्क को अपदस्थ कर दिया। ऐसी स्थिति में निजामुल मुल्क ने दक्षिण में एक स्वतंत्र रियासत की नींव डाली और उसने हैदराबाद को अपना राजधानी चुना। यहां पर रहते हुए उसने अपने पड़ोस के मराठों पर भी निगाह डाली और मराठों पर डायरेक्ट अटैक न करके उसने पहले मराठों में फूट डालने का प्रयास किया, लेकिन 1728 के युद्ध में मराठों ने, पेशवा ने निजाम को परास्त कर दिया। एक संधि हुई और इस संधि के बाद बाजीराव प्रथम ने अपनी स्थिति को दक्कन में मजबूत कर
फिर अपना ध्यान उत्तर भारत की ओर केंद्रित किया। उसने दक्कन से उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए पहले मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में, फिर गुजरात में और फिर दिल्ली में उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। तटीय क्षेत्र में कोंकण में भी उसने मराठों के प्रभाव को बढ़ाने का कार्य किया और इतना कार्य को करते हुए वे 1740 में अप्रैल महीने में स्वर्गवासी हुए। 1720 से 1740 के अवधि में या इन 20 वर्षों में बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि शिवाजी का जो स्वप्न था उसको साकार करने का कार्य बाजीराव प्रथम ने किया। इसीलिए बाजीराव प्रथम को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। बाजीराव प्रथम के निधन के पश्चात अगले पेशवा के रूप में उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र बालाजी बाजीराव को नियुक्त किया गया, जिनका शासनकाल 1740 से 1761 तक रहा और ये अंतिम पेशवा के नाम से जाने जाते हैं। मात्र 18 साल की अवस्था में ये पेशवा बने। जैसा कि पहले भी होता आया, जब भी कोई नया पेशवा अपॉइंट होता, कुछ विरोधी होते थे जो उनका विरोध करते थे और पेशवा अपनी योग्यता से उन विरोधियों का दमन करते थे या सुलह करते थे। इनके समय में एक विस्तृत राज्य मराठों का, जिसको हम चरमोत्कर्ष कह सकते हैं, ऐसा राज्य बालाजी बाजीराव को मिला। और जब एक चरमोत्कर्ष होता है तो वहां से डाउनफॉल भी होता है। तो पीक तक हम जाते हैं और पीक के बाद फिर डाउनफॉल की ओर आते हैं। शायद ऐसा ही पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में भी हुआ और इनके समय में पानीपत का जो थर्ड वार हुआ, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच और तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इस तीसरे युद्ध में मराठों की भयंकर पराजय हुई और यह कहा जाता है कि इससे गहरा आघात मराठों को लगा। युद्ध के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बहरहाल हम ये बात करते हैं कि पेशवा बालाजी बाजीराव के सामने कठिनाइयां बहुत सारी थीं और ऐसे में 1749 में छत्रपति साहू का देहांत हो गया। साहू की यह वसीयत थी कि उसके बाद ताराबाई के पौत्र राजाराम द्वितीय को छत्रपति नियुक्त किया जाएगा और उसी की वसीयत के अनुरूप राजाराम द्वितीय को अगले छत्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया। लेकिन ताराबाई का कठोर नियंत्रण राजाराम द्वितीय जो कि छत्रपति थे उस पर हुआ करता था और ऐसे समय में जो हेडक्वार्टर था उसको सतारा से पूना में स्थानांतरित कर दिया गया। पेशवा को वास्तविक प्रशासक के रूप में स्वीकार कर लिया गया और बालाजी बाजीराव ने अपने समय में मालवा की नायब सूबेदारी, कर्नाटक पर अधिकार, भोसले से रिलेशन, पेशवा के प्रतिद्वंदियों पर नियंत्रण, निजाम से संबंध, बुंदेलखंड पे आक्रमण और राजपूताना में भी राजनीतिक हस्तक्षेप किया। जाटों के साथ भी उसने अपने अच्छे रिलेशन स्थापित किए। पंजाब और दिल्ली की राजनीति में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया और इस कदर मराठे इस समय प्रभावशाली हुए कि जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करने आया तो उसका मुकाबला करने के लिए मराठे पानीपत के मैदान में जा पहुंचे। लेकिन आमतौर पर मैदानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव मराठों को नहीं था। परिस्थितियां ऐसी बनी कि मराठों को पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई लड़नी पड़ी
और 14 जनवरी 1761 की इस निर्णायक लड़ाई में मराठों की भयंकर पराजय हुई। बिपिन चंद्र इस युद्ध के बारे में लिखते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत में कौन राज्य करेगा और कौन राज्य नहीं करेगा। यानी मुगलों के बाद मराठों से एक उम्मीद थी कि अब मराठा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से उनकी पराजय हुई उससे भारत में जो यूरोपियंस आए थे, जो अंग्रेज आए थे, उनके लिए राज्य करना आसान हो गया, क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध को जीतकर वे बंगाल के क्षेत्र में अपने स्थिति को मजबूत कर चुके थे। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करके वे अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे और इस तरह पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। थैंक यू।